Hello everyone. Today we'll start ninth standard portion. The first of all, thanks to those students who messaged me about the lectures. तो 2 दिन पहले मैसेज आया कि सर प्लीज़ नाइन्थ का भी कुछ लेक्चर्स आप भेज दीजिए ताकि हम लोग भी पढ़ लें, क्योंकि 10th वाले तो पढ़ ही रहे बट 9th वाले नहीं पढ़ पा रहे हम लोग। तो एक्चुअल 10th का पोर्शन थोड़ा कंप्लीट करने के चक्कर में रह गया था, इसलिए मैंने आपका वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट आज से अभी आपका ही बन जाएगा, क्योंकि 10th का ऑलरेडी मैं 7 to 8 वीडियो बना चुका हूँ, लेक्चर कंप्लीट हो चुका है मेरा लेसन्स। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन, दैट इज सेट्स। और इस लेक्चर में हमने पूरा बेसिक समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज, क्योंकि सेट्स कोई डिफिकल्ट लेसन नहीं है, बस खाली इसके बेसिक कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। अगर पहले आपको कोई पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट, आपको पूछा जाए कि सेट का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे ना, सेट इज सिंपल, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और यू कैन से द एलिमेंट्स। इन ऑब्जेक्ट को एलिमेंट्स ही बोला जाता है। पहले इसका मीनिंग समझो। सेट का मतलब क्या होता है ना, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कलर्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट में प्लेस हो सकते हैं, पर्सन हो सकता है, नेम हो सकता है, कुछ भी कलेक्शन होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो 9th में पढ़ने वाले हैं दैट वो एक्चुअल सिंपल सेट नहीं है, हम जो पढ़ेंगे उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड सेट। तो वेल डिफाइंड नाम लिखा हमने बड़े सेट करके, बट एक्चुअल सेट को क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। लेकिन सेट तो कोई भी होगा कलेक्शन में। तो वेल डिफाइंड सेट क्या होता है, द सेम स्टेटमेंट, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, इसमें वेल डिफाइंड नहीं होता है, बट इसमें वेल डिफाइंड का मतलब होता है क्लियरली यू कैन डिसाइड, जो है ना, क्लियरली हमको पता चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। वेल डिफाइंड का मीनिंग एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लेते एग्जांपल, आप अभी मेरे पास हो और मैंने आपको बोला कि कहीं एक जगह पे जाओ, वहाँ से किसी को बुला के लेके आओ। जब मैं किसी को बुलाने बोलूँगा तो उस जगह पे आप कंफ्यूज रहोगे कि आप किसको बुलाना है। तो कोई वेल डिफाइंड मैंने स्टेटमेंट नहीं बोला आपको, बट वहाँ पे पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम बोलूँ, पूरा एड्रेस दूँ, तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर पर्सन जाओगे तो वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो, क्लियरली आपको पता चलेगा कि किस बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला, आप बैग लेके आए, क्लास में बैठे, मैंने आपको बोला ओपन योर बुक्स। अभी आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सी बुक निकालने के लिए सर बोल रहे हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। बट अगर मैं बोलूँ डू वन थिंग, ओपन योर अलजेब्रा टेक्स्ट बुक, तो ये आपको डिफाइन हो गया, नहीं है सर ने हमको मैथ्स 1 की बुक निकालने बोले, अलजेब्रा बुक निकालने बोले। तो वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, जो हम लोग क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, उसमें सबके मन में अलग अलग थिंग नहीं आएगा, एक ही चीज़ सबको सोचना पड़ेगा। एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैं जिसको भी ये चीज़ें बोलूँगा तो सबके माइंड में क्या आएगा, 1 2 3 4 करके आएगा, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से आता है। अगर मैं बोलूँ अभी सेट नहीं कौन सा होता है वो बताओ सर, वेल डिफाइंड कौन नहीं होता है। एग्जाम्पल, इजी सब्जेक्ट्स ऑफ योर मैथ्स, या ये सॉरी इजी सब्जेक्ट्स इन 9th स्टैंडर्ड। अभी 9th स्टैंडर्ड में कौन सब्जेक्ट इजी है, अभी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई बच्चों को लैंग्वेज अच्छा लगता है तो किसी को मैथ साइंस अच्छा लगता है, किसी को हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छा लगता है। तो ये कोई डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है, सबके लिए आंसर क्या होता है, अलग अलग होता है। बट जब हम कोई स्टेटमेंट बोलेंगे और सबके लिए आंसर सेम होगा, तभी जाकर उसको बोलेंगे वेल डिफाइन। हमने ऐसे डिफाइन किए कि कोई भी आ जाए उसको पर्टिकुलर उसी आंसर को ही बोलेगा, तो इसी को बोलते हैं वेल डिफाइन। तो पहले सेट का मतलब समझा, क्या लिखे सेट मतलब, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम जितने भी सेट अभी करने वाले सारे के सारे क्या है, वेल डिफाइंड सेट है। नेक्स्ट आता है नोटेशन, सेट को लिखते कैसे। सेट को पहला इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं, दैट मीन्स ब्रासेस हम लोग बोलते हैं। एंड व्हिच टाइप ऑफ ब्रैकेट इट इज, कर्ली ब्रैकेट। हम कर्ली ब्रासेस हम यूज करते हैं। कौन से ब्रासेस यूज करते हैं, कर्ली ब्रासेस। एंड सेकंड नोटेशन, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड वन कैपिटल लेटर। दैट मीन्स जो लेटर हम यूज करेंगे अल्फाबेट का वो हर टाइम क्या होगा, जैसे ए सेट बोला, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, हर टाइम कैपिटल आएगा, स्मॉल लेटर नहीं आएगा। ये दो नोटेशन आपको याद रखना होगा।
कि सेट को लिखते हैं हम लोग कर्ली ब्रेसेस में और कैपिटल लेटर में उसका नोटेशन करते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट ये हो गया मेन बेसिक चीज़ें। अभी जो अपने स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड में, देखो अभी हाउ टू राइट ए सेट, इतना पहले लिख लो। इस लेक्चर में पूरा बेसिक क्लियर करेंगे तो आप अच्छे से नोट डाउन करो सारी चीज़ों को। हाउ टू राइट ए सेट। द फर्स्ट मेथड, एक्चुअल सेट लिखने का हमारे पास एक्चुअल 3 मेथड होते हैं। द फर्स्ट मेथड इज द लिस्टिंग मेथड और इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। एंड द सेकेंड मेथड इज द रूल मेथड और यू कैन से सेट बिल्डर फॉर्म। And the third method is Venn diagram. Venn diagram होता है, बट याद रखना अब 9th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ अभी के लिए फर्स्ट 2 पढ़ना है, फिर लास्ट में एंड में और एक पार्ट दिया हुआ है। तो फर्स्ट आप पढ़ोगे लिस्टिंग मेथड, रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड को और क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। रूल मेथड बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन तीनों का मीनिंग समझते हैं। अगर कोई सेट बोला जाए, मुझे मान लेते हैं लिखना है नंबर्स के बारे में। जब मैं नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिख रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ ना, हर एक एलिमेंट्स को एक इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, उसका एक लिस्ट बना रहा हूँ, इसलिए इसको बोलेंगे लिस्टिंग मेथड। और सेम चीज़ को मैं एक सेंटेंस में लिख सकता हूँ, दैट इज एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। अब ये एक सेंटेंस है, ये एक स्टेटमेंट है, बट इस स्टेटमेंट का मीनिंग कहीं ना कहीं वही वाला है जो ऊपर लिखे थे। बट दोनों डिफरेंस क्या है ना, फर्स्ट वाले को हमने हर एक एलिमेंट को कॉमा में लिखे, हर एक एलिमेंट को डिफाइन किए, लिस्ट बनाए। बट इसमें क्या किया, एक स्टेटमेंट बोल दिए, एक सेंटेंस बोल दिए, एक रूल बना दिए, जिस रूल का अगर आप फॉलो करोगे तो आपको आंसर में ये आ जाएगा। एग्जाम्पल, मैंने संडे से लेकर मंडे तक रिपीट किया डेज, सैटरडे तक, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। वो सेम चीज़ को किसी और ने आके बोला कि द डेज ऑफ ए वीक, दैट मीन्स उसने क्या किया, एक रूल बना दिया अपना, एक सेंटेंस बनाया जिसका मीनिंग वही था जो मैंने बताया, बट मैंने क्या किया, हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को। उसने सब नाम नहीं बता के एक सेंटेंस बोल दिया जो सेंटेंस का मीनिंग वही था। जब सेंटेंस में बातें किया जाए तभी वो क्या बनता है, रूल मेथड। जब चीज़ों को डिफाइन किया जाए क्लियरली, उसको क्या बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड। समझ में आया दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है? देन वेन डायग्राम क्या होता है, जब इस चीज़ को हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे टाइप का फिगर में। एक्चुअल वेन डायग्राम का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यूजिंग ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल शेप्स में लिख सकते हैं। जब हम सेट को ज्योमेट्रिकल शेप में लिखने जाएंगे ना, उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। हम वेन डायग्राम में कभी कभी सेट को लिखते हैं, बट पहले दोनों आपको इंपॉर्टेंट, उसके बाद ही आपको पढ़ना है। समझा पहले हाउ टू राइट ए सेट। सेट को लिखते हैं किसने टाइप के लिखा आता है, मेनली 2 टाइप तुम्हारे बुक में जो दिया है, और तीसरा टाइप भी लिखा जाता है वेन डायग्राम में। फर्स्ट टाइप लिस्टिंग मेथड का मतलब क्या होता है ना, हम लोग चीज़ों को लिस्ट बनाते हैं, हर एक चीज़ों को एक एक चीज़ों को लिखना पड़ता है। रूल मेथड में क्या होता है, कोई चीज़ें हम लिखते नहीं है, उसके लिए एक सेंटेंस बनाते हैं, जिस सेंटेंस को अगर आप एग्जामिन करोगे उस सेंटेंस का मीनिंग में वही आएगा जो उसका लिस्टिंग मेथड में था। समझा अभी? देन नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ सेट। जितना हो सके बेसिक में ट्राई करूंगा इसमें कंप्लीट करने के लिए। टाइप्स ऑफ सेट, अब जो मैं लिखा रहा हूं आप उसको नोट डाउन करते जाओ। The first one, empty set or null set। empty set क्या होता है? If
there is not a single element in a set, then the set is called empty और null set। क्या लिखा मीनिंग समझोगे? एम्प्टी सेट और null सेट का मतलब होता है इफ देयर इज नॉट ए सिंगल एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं है उस सेट में जो हम बोलने जा रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एग्जाम्पल में राइट द नेम ऑफ मंथ विथ 35 डेज। अगर मैं एक स्टेटमेंट आपको बोला कि राइट द नेम ऑफ मंथ विथ 35 डेज, ऐसा कोई महीना है जहाँ पे 35 डेज होता है? अभी अगर ये मैंने बोल दिया ये मेरे लिए ए सेट है, आप ए सेट में कुछ लिख नहीं पाओगे, तो उसको एम्प्टी छोड़ना पड़ेगा, या तो फिर आप उसको क्या करना है, फाई सिंबल डालना है। इसको फाई सेट भी बोलते हैं, या तो ऐसे लिखोगे या तो ऐसे लिखोगे। समझा? पहला सेट कौन सा है? कौन सा पहला सेट? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट क्या होता है? जो सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, सिंगलटोन सेट। Second is a singleton set. The set having exactly only one element is called singleton set. अब इसका एग्जाम्पल देखो, राइट the name of month having 28 days। अभी 28 दिन वाला एक मंथ लिखो तो बताओ 28 डेज वाले कितने मंथ लिख पाओगे आप? एक ही लिखा हो ना, फेब। द नंबर द मंथ which has 28 days, that means only one month is there which is 28 days, that is the फेब। तो जिसके आंसर में, जिस सेट के अंदर द सेट हैविंग एग्जैक्टली ओनली वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होगा तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगलटोन सेट। ये इजीली समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको बोलूं राइट द नेम ऑफ योर क्लास टीचर, अभी अगर आपकी क्लास टीचर को मैं पूछूं तो कोई एक टीचर है जो क्लास में रेगुलर फर्स्ट लेक्चर में आते हैं, वो हमारे क्लास टीचर रिप्रेजेंट किया जाते हैं, तो उन्हीं का नाम आप लिखोगे। अगर सबके आंसर में एक आता होगा दैट मीन्स वो क्या हो जाएंगे आपके लिए? सिंगलटोन सेट। नेक्स्ट, फाइनाइट सेट। द सेट हैविंग मोर देन one element but limited element। x से ज़्यादा होंगे बट उसमें लिमिट होगा। अब x से ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि हमको अनकाउंटेबल हो जाएंगे, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। x से ज़्यादा होना चाहिए बट लिमिटेड होना चाहिए, 10, 15, 20, 25 ऐसे जितना भी हो सकता है, काउंटेबल होना चाहिए। देन इसका एग्जाम्पल, नेम ऑफ द मंथ हैविंग 30 डेज। बताओ 30 डेज वाले जो मंथ्स है वो कहीं ना कहीं 4-5 आ जाएंगे, उसमें 5-6 आ जाएंगे। एक से ज़्यादा है बट लिमिटेड है। नेम ऑफ योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड्स में बोलो तो कहीं ना कहीं लिमिटेड फ्रेंड्स, ऐसे नहीं आपको अनलिमिटेड फ्रेंड्स काउंट नहीं कर सकते। ये हो गए फाइनाइट सेट। देन लास्ट वन इज द इनफाइनाइट सेट। The set having uncountable
element is called infinite set। जिस सेट के एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर पाएंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल, इनफाइनाइट सेट कौन हो सकते हैं? नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन एटम इन आवर एनवायरमेंट या इन एयर। चलो बताओ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन एयर। अभी एयर में कितने ऑक्सीजन एटम है ये हम काउंट नहीं कर सकते, जिससे हमारा काउंटिंग डिफिकल्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल, ओके, इससे बेस्ट एग्जाम्पल और देता हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने के लिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब बताओ, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो शुरू तो हो जाते हैं 1 से, बट इसका ख़त्म तो किसी को भी नहीं मालूम, तो ये अनकाउंटेबल है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, काउंटिंग ख़त्म नहीं होगा। समझ में आया? ये आपका सेकेंड एक्सरसाइज के काम था। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम जो पहले किए थे, अभी आगे और भी है थोड़ा बेसिक। आज पूरा वीडियो में बेसिक कंप्लीट ट्राई करेंगे, फिर मैं लेसन जब कराऊंगा एक्सरसाइज उस टाइम थोड़ा सा बेसिक समझा के फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बट इससे पहले बेटर ये लिख दोगे तो ये देख लोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। द नेक्स्ट वन, रिलेशन बिटवीन सेट्स। अभी सेट्स में रिलेशन कैसा होता है देखो। अभी फर्स्ट रिलेशन इक्वल सेट, सेकेंड रिलेशन सब सुपर सेट, थर्ड रिलेशन सबसेट। अब इन तीनों का मतलब समझो। इक्वल सेट मतलब क्या होता है और रिलेशन मतलब कहीं ना कहीं दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन होता है, तभी रिलेशन पता चलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना रिलेशन नंबर में रिलेशन होता है, कोई बड़ा छोटा या कोई इक्वल होता है। इज द ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ऑल इक्वल। द सेम थिंग यहाँ पे भी है। अगर दो सेट मैंने लिया हूँ और दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, अब उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। सेम एलिमेंट, इक्वल सेट के साथ एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो भी बता दे रहा हूँ, वो आपके स्टैंड में नहीं है, हायर स्टैंड में है। इक्विवेलेंट बोलते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ आर सेम। मतलब क्या, दोनों में डिफरेंस देखो। इक्विवेलेंट सेट में इफ आई से ए इज द 1 2 3 एंड बी इज द ए बी सी, नाउ ए एंड बी आर द इक्विवेलेंट सेट। ठीक, ए बी सी में कितने एलिमेंट है? 3, और 1 2 3 में कितने एलिमेंट है? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। बट एग्जैक्टली सेम में इफ आई से ए इज ए बी सी, देन माई बी मस्ट बी ए बी सी। इसमें अल्फ़ाबेट सी बी ए हो सकता है, बी सी ए हो सकता है, मतलब अल्फ़ाबेट इधर उधर होगा चलेगा, बट उतने ही अल्फ़ाबेट रहना चाहिए जितना उसमें है। आगे पीछे होगा तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अल्फ़ाबेट्स चेंज नहीं होने चाहिए, एलिमेंट्स अलग नहीं होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। देन सुपर सेट, इफ द एलिमेंट ऑफ one set is more than other set, then the first set is called superset of second set। तभी जो पहला सेट जो बड़ा था उसको क्या बोलेंगे? सुपरसेट। अब सबसेट इसका रिवर्स है। If the element of one set is less than the other set, then the first set is called the subset of the second। अभी इक्वल सेट को तो हम इक्वल साइन डालते हैं, सुपर सेट को हम लोग लिखते हैं
ये सिंबल में, जैसे ग्रेटर देन लिखते थे, अभी इसको थोड़ा फोल्ड कर देना, कर्व कर देना। देन सबसेट, जो छोटा वाला के लिए सिंबल लिखते थे, सबसेट के लिए क्या लिखेंगे, समझ रहे हैं पहले रिलेशन क्या क्या है। 3 रिलेशन है, कौन सा है, इक्वल सेट, सुपर सेट और सबसेट। क्या क्या है, इक्वल सेट, सुपर सेट और सबसेट। इक्वल सेट, सुपर सेट में आता है इम्प्रॉपर और प्रॉपर सुपर सेट। ये थोड़ा आगे जब मैं एक्सरसाइज कराने जाऊँगा तभी कराऊंगा कि इम्प्रॉपर सुपर सेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, बट अभी के लिए बस इतना ही समझो खाली। देन नेक्स्ट रिलेशन हो गया, अभी ऑपरेशन। बस इतना समझ गए तो बेसिक आप पूरा कंफर्म हो गए, उसके बाद हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ऑपरेशन ऑन सेट। अभी ऑपरेशन क्या क्या होता है देखा अभी। फर्स्ट वन इसमें जो होता है उसको बोलते हैं यूनियन। सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट। आपको 3 ऑपरेशन इसमें याद रखना होगा 9th स्टैंडर्ड के लिए। फर्स्ट वन यूनियन। अब यूनियन क्या होता है देखो, जब हम 2 सेट को कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं, कंबाइन। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको लिखोगे, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। आप उसमें रिपीट नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल, मैंने ए बोला हूँ 1 2 3 एंड माई बी सेट इज 3 4 5। द यूनियन इज उसका सिंबल यू होता है। ए यूनियन बी विल बी 1 2 3 4 5। समझ रहे हैं, यूनियन बी क्या होगा ना, दोनों को कंबाइन करेंगे बट रिपीट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। इंटरसेक्शन, यू को उल्टा कर दो एन जैसा। इसमें जो होता है इसको बोलते हैं कॉमन। कॉमन एलिमेंट्स, अगर मैं ये ऊपर दो सेट का इंटरसेक्शन निकालूं, ए इंटरसेक्शन बी, देन आपका आंसर क्या आएगा 3, क्योंकि 3 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। समझा इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। देन कंप्लीमेंट इस दिस केस में इसका स्पेशल होता है, देयर मस्ट बी ए यूनिवर्सल सेट। अब बोलोगे सर आप यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पहले ये समझाओ। यूनिवर्सल सेट इज द सेट व्हिच कंटेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अदर सेट। अगर 4-5 भी हमने सेट लिखे हैं, इन 4-5 सेट का अगर जो सारे नंबर्स को हैंडल करता होगा, जिसके अंदर होगा, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, और उसको डिनोट करते हैं यू से। अगर मैं यूनिवर्सल सेट लिखा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक मैं लिखा हूँ ए सेट 1 2 3, जब मैं ए का कंप्लीमेंट बोलूँगा, कंप्लीमेंट को बोलते हैं डैश। जब ए का मैं कंप्लीमेंट बोलूँगा तो मेरा फॉर्मूला हो आंसर होगा 4 5 6 7 8 9 10। दैट मीन मैंने क्या किया ना, 1 2 3 को रिमूव कर दिया यूनिवर्सल सेट से, इसलिए मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ उसको सब्सट्रैक्शन। आप एलिमेंट को हटा दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, यूनिवर्सल से उस एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर दिया, बच गया जो उसको बोले कंप्लीमेंट। समझा ऑपरेशन क्या है। फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा, यूनियन, जिसको हम बोलते हैं जोड़ना वाला ऑपरेशन। जोड़ देता है वो, कंबाइन कर लेता है, बट एक चीज़ याद रखो उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। सेकेंड ऑपरेशन कौन सा होता है, इंटरसेक्शन, जिसमें क्या करते हैं कॉमन एलिमेंट ढूंढता है कि कॉमन कौन है उसमें। थर्ड वाला क्या होता है ना, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब जिसमें एक डैश होता है और उसका मतलब होता है जो यूनिवर्सल सेट, और इस केस में यूनिवर्सल सेट कंपल्सरी होता है, उसमें से हमको सेट को क्या करना है, रिमूव कर देना होता है, सेट के एलिमेंट्स को रिमूव कर देना। तब जब उसको जो बचा है उसको बोलते हैं ए कंप्लीमेंट। क्या बोलते हैं उसको, ए कंप्लीमेंट। देन बस इतना ही आपको याद रखना होगा बेसिक के हिसाब से। अभी नेक्स्ट के लिए हम मिलेंगे नंबर ऑफ सेट एलिमेंट क्या होता है, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, ऐसा करके। बट फिलहाल के लिए इतना बेसिक पहले आप याद रख लो। क्या क्या बेसिक हमने पढ़ा है, सेट का डेफिनेशन, देन नेक्स्ट हाउ टू राइट द सेट, टाइप्स ऑफ द सेट, देन रिलेशन बिटवीन द सेट्स एंड द ऑपरेशन इन द सेट्स। ठीक है, इतना आप ट्राई करो कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर विल गो फॉर द
एक्सरसाइज